नाश्ता तैयार करके रुचि सभी को आवाज लगाती है। हर्ष, जीतू, पापा जी, नाश्ता तैयार हो गया है, आ जाइए। कहाँ है सब, आ जाइए। रूम में हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फौरन सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुचि और कोमल सभी को नाश्ता परोसती हैं। अरे फिर वही तोरी, कभी तोरी कभी टिंडे। जब यही खाना है तो कमाई क्यों रहा हूँ मैं। सही कहा भैया, जब यही खाना मिलना है तो इतनी मेहनत ही क्यों करे आदमी। घास फूस खाकर घर से निकलो, कमाओ और वापस आओ तब भी वही घास फूस खाओ और टिफिन में भी वही। मेरे तो जबान से स्वाद ही चला गया है। वही तो, इंसान कमाता ही क्यों है फिर, पेट के लिए तो। अब खाकर मन को तृप्ति ना हो तो मन कैसे खुश रहेगा। तो आप ही बता दीजिए क्या बनाऊं। आलू बनाती हो तो कहते हैं आलू से पेट बाहर आ जाएगा। तो आप ही बताइए अब कौन सी सब्जी बच गई। इतना कमा रहा है आदमी तो जिंदगी तो जिएगा ना। वैसे भी बाहर कौन सा फिजूल खर्च करते हैं हम। मैं आज रात को पनीर लेता आऊँगा, कल रात को पनीर की ही प्लानिंग कर लो, कढ़ाई पनीर बना लो। वाह पापा, कढ़ाई पनीर डन करते हैं फिर तो। पनीर, कितने दिनों से पनीर नहीं खाई थी। हाँ बहू, कल पनीर ही बना ले, सबसे सही रहेगा। मुंह का स्वाद ही बदलेगा सभी का। एक ही चीज़ खा खाकर सभी बोर हो गए। मिडिल क्लास घर में पनीर की सब्जी बनना किसी त्योहार से कम नहीं होता। कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही पूरे घर में ऐसी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है मानो घर में दामाद जी आने वाले हो। सभी बेसब्री से इंतजार में बैठे थे कि कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए। अरे सागर पनीर लाना ना भूल जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रात को सागर याद से पनीर लेकर ही आता है और बेसब्री की वो रात, काटे नहीं कटती ये रात, क्या करे अगली सफर। मेरा टिफिन पैक मत करना कोमल, आज मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्यों जी, आप टिफिन लेकर क्यों नहीं जाएंगे। और सिर्फ टिफिन नहीं, आज मैं नाश्ता भी नहीं करने वाला। भई अगर अभी ही पेट भर लूंगा तो रात में कढ़ाई पनीर कैसे खाऊंगा। क्यों जीतू। हाँ चाचू, आज तो मैं भी टिफिन नहीं ले जाने वाला। रात में कढ़ाई पनीर जो बनने वाली है, अभी से पेट खाली रखूंगा तब तो रात को दबा दबा कर खा पाऊंगा। आज तो मैं सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मैं भी किसी छोटे मोटे घर से नहीं आता। कढ़ाई पनीर बनती है मेरे यहाँ। मेरे लिए भी नाश्ता मत निकालना रुचि, मैं भी अब सीधा रात को कढ़ाई पनीर ही खाऊंगा। अब जब कोई कुछ खा ही नहीं रहा तो मैं भी नाश्ते में फल ही खा लूँगी। बहू, नाश्ता ना रहने दे आज, तो अभी से कढ़ाई पनीर की तैयारी में लग जा। समय भी तो चाहिए ना सब्जी बनाने में। तब तक मैं बाहर अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है किसी से। और घर से बाहर निकलते ही सीधा रेणु पहुँचती है विमला के दरवाजे पर। विमला। अरे वाह रेणु, आज तो मेरे दरवाजे पर कोई काम है क्या? क्या काम होगा विमला, वो तो बस मेरे घर पर कढ़ाई पनीर बना रही है ना, तो सोचा कोई मसाला ना घट जाए, तो वही एक्स्ट्रा मसाला लेने जा रही थी। सोचा तुझे राम सलाम करती चलूँ। हमारे घर में ना आए दिन कढ़ाई पनीर बनती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ खा खा कर। मतलब ठीक है, अब 500 रुपये का आधा किलो पनीर आ भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी कमाता क्यों है, खाने के लिए तो। हाँ सो तो है। अभी परसों ही बनी थी कढ़ाई पनीर, अब फिर बनानी है। अच्छा जिसकी जो मर्जी, मेरा तो काम है कि रसोई में कुछ घटे बढ़े तो ध्यान रखो। बस वही मसाले लेने जा रही थी। तू खा अपने टिंडे की सब्जी और रोटी। वही रास्ते पर उसे दिखाई देती है कमला। और फिर अरे कमला सुन तो। और इसी तरह सारे रास्ते रेणु कभी किसी को पकड़कर तो कभी किसी और को पकड़कर अपने घर बन रही कढ़ाई पनीर की चर्चा करती है। जैसे यहाँ रेणु कढ़ाई पनीर का प्रचार कर रही थी, वैसे ही वहाँ जीतू। पहली बार देख रहा हूँ जीतू, रिसेस का बेल बजने के बाद भी तू शांत बैठा है। टिफिन नहीं लाया क्या? मेरा खा ले। मैं तो जानता ही हूँ तू शुरू से मुझसे जलता है, जानबूझकर मेरा पेट भर देना चाहता है ना, ताकि मैं रात को कढ़ाई पनीर ना खा सकूँ। पागल समझा है क्या? मैं इस आलू पराठे के लिए पनीर नहीं छोड़ने वाला। ये तो था जीतू के स्कूल का दृश्य। चलिए आपको ले चलते हैं कोमल के रसोई में, जहाँ असल में पनीर पकाई जा रही थी। कढ़ाई पनीर की खुशबू को सूंघकर पड़ोस की प्रिया अपनी खिड़की से झांकते हुए कोमल से कहती है, क्या पका रही हो कोमल? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
सुबह से ना मेरा तो पूरा घर इसी खुशबू से महक रहा है। इन्होंने बोला ज़रा पूछ दो अपनी सहेली से ऐसा क्या बना रही है। जब भी हमारे यहाँ कुछ बनता है तो 10 बार इंक्वायरी कर लेती है, और तुझे भी मौका मिला है, तू भी पूछ ले। अब क्या बताऊँ तुझे, वही बन रहा है पनीर वनीर। मुझे ना ये सस्ती वाली सब्जियाँ पसंद ही नहीं है, पर क्या है ना, मेरे हस्बैंड को पनीर खानी होती है, इसीलिए बना रही हूँ। तू होश में तो है? कढ़ाई पनीर बना रही है और इसे सस्ती सब्जी कह रही है। मेरे घर पर भी पनीर बनी होती ना तो आधे से ज़्यादा लोग बावले होते हैं। अच्छा, तुझे ये सब्जी सस्ती लग रही है? एक कटोरी मेरे पति के लिए भी भेज देना। अरे ये तो गले ही पड़ गई। ठीक है प्रिया, बाद में बात करती हूँ, बहुत काम पड़ा है। धनिया पत्ता अगर अलग से पैसे देकर लाना पड़ जाए तो इसमें भी इस घर में कलेश हो जाता है, और ये खाएंगे पनीर। बढ़िया ही सस्ती सब्जी। तभी फ़ोन पर बात करती हुई रुचि वहाँ आती है। हाँ भाभी, पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अरे मेरे ससुराल वालों के बारे में क्या बताऊँ, उनको ना यही सब सब्जियाँ पसंद आती है, कभी सोया कभी पनीर। क्या आपने दम आलू बनाई है? यहाँ तो कोई आलू जैसी सस्ती सब्जी खाना ही नहीं चाहता। देख लीजिए भाभी, कैसे आप ताने देती थी मुझे कि लव मैरिज करके भिखारियों के यहाँ गई है। ससुराल वाले भिखारी नहीं है मेरे, साबित हो गया ना। अच्छा भाभी, फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। पूरा दिन कोमल, रुचि और रेणु काम से ज़्यादा तो कढ़ाई पनीर की ही चर्चा करती रहती हैं, पर भगवान की कृपा से शाम के 6 बजे कढ़ाई पनीर बन ही जाती है। रोज़ ऑफिस से 8 बजे आने वाला हर्ष आज 6 बजे ही घर पर आ जाता है। अरे खाना लगाओ भाई, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी छुट्टी लेकर आया हूँ मैं तो। आज तो कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया, अब तो सीधा इस अमृत का पान करना है। तभी दरवाजे से सागर आता है। अरे तू तो मुझसे पहले ही घर पहुँच गया, लग रहा है यहाँ भी सभी पनीर के दीवाने हैं। अरे जल्दी जल्दी खाना लगाओ भाई। और फौरन कोमल और रुचि खाना लगाती हैं। सभी खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। मुझे तो लगा था कि हमें होटल में खाना पड़ेगा, पर यहाँ तो कढ़ाई पनीर तैयार है। अरे जी अंदर आ जाइए, बैग यहीं रख देंगे। योगेश, खाने पर बैठ जा। बुआ जी आप? वो क्या है ना बेटा, मैं लखनऊ जा रही थी, बीच में यहाँ का स्टेशन पड़ गया, 2 घंटे का हॉल्ट था, तो मैंने सोचा अपनी भाभी के घर होकर आती हूँ, इसी बहाने अपने भतीजों की बीवियों से भी मिल लूँगी, तो आ गई। तुम लोगों को तो मैं होटल ले जाती, पर यहाँ तो खुद ही खाना होटल वाला तैयार है, तो यही खा लेते हैं। और बस ममता अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाती है। कढ़ाई पनीर ना मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। अरे अच्छे से डाल बहू, इतनी कम सब्जी नहीं खाते हम लोग, और अपने फूफा जी को भर भर कर डालना, वरना सब नाराज़ हो जाते हैं। एक रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, एक कटोरी कढ़ाई पनीर, फिर एक और, फिर एक और। अच्छे से खाना योगेश, शर्माना मत। वो क्या है ना बहू, ये शर्माता बहुत है। अरे मामा जी का घर है बेटा, आराम से खा। और हमारे योगेश महाराज खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। भाभी पनीर। हाँ, सब्जी तो सारी खत्म हो गई भैया। चल कोई बात नहीं बहू, अब सब कुछ हम ही खा लेंगे, तो तुम लोग क्या खाओगे? हमारी ट्रेन का भी ना वक्त हो गया है, तो अब हम निकलते हैं। खाना अच्छा था हाँ बहू? सुबह से भूखे सभी लोग ममता को उसका पनीर खाते हुए देख रहे थे, और सारी सब्जी चाट पोंछ कर ममता आराम से वापस लौट जाती है। पेट पे चूहे दौड़ रहे पापा, इस पनीर के लिए तो मैं सुबह से भूखा था, और अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। अब कल विमला से झूठ मूठ कहना पड़ेगा कि बड़ी स्वादिष्ट बनी थी सब्जी। मैं भी झूठ मूठ बर्तन धोने की एक्टिंग कर लूँगी। एक्टिंग क्या करनी है, बुआ जी के परिवार के बर्तन तो हुए ही हैं, उन्हें तो तुझे धोना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरी भाभी की टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने उन्हें। अगर उन्हें इस बात की खबर हो गई ना, फिर तो मुझे और ताने सुनने पड़ेंगे। रुचि और कोमल सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है। रेणु भी सर झुकाए अपने कमरे में जाने लगती है। जीतू रोता हुआ टीवी ऑन करके बैठ जाता है, और तभी सभी की मायूसियों को दूर करता हुआ सागर कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी भी बचत नहीं करनी कि जान पे भी बात आ जाए। कोई भूखा नहीं सोएगा, ना ही रात को अब तुम दोनों खिचड़ी बनाओगी। आज तो पनीर खाना ही खाना है। तैयार हो जाओ सब, हम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और आखिरकार सभी को कढ़ाई पनीर मिल ही जाती है। वैसे
आज आपके रसोई घर में क्या पका है? मोहिनी और काजल, कहने को तो देवरानी जेठानी है, लेकिन उन दोनों में सगी बहनों की तरह प्यार है। दोनों एक दूसरे के हर काम में हाथ बटाती। जहाँ देवरानी मोहिनी थोड़ी फैशनेबल है, वहीं जेठानी काजल बहुत सिंपल। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी एक दूसरे की परछाई है। क्या इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, या फिर दोनों के बीच नफरत की खाई इतनी बढ़ जाएगी कि उसे लांघना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा? आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। भाभी, आप मुझसे बिना बोले किचन में आई कैसे? मैंने बोला है ना, जो काम करेंगे वो साथ में करेंगे। अरे मोहिनी, तुम सो रही थी और सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी इसलिए मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाने का। रहने दो भाभी, सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। अच्छा भाभी, मैं सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाते हैं, माँ जी खुश हो जाएंगी देखकर। इतने में उनकी सास उर्मिला वहाँ आकर कहती है, अरे क्या खिचड़ी पक रही है देवरानी जेठानी में? कुछ नहीं माँ, मोहिनी कह रही है कि वो आज खाने में आपको बहुत अच्छा सा कुछ बनाकर खिलाएगी। इस तरह तीनों सास बहुओं का दिन हंसी खुशी बीत जाता है। काजल का एक बेटा जय भी है, लेकिन मोहिनी की गोद शादी के कई साल बाद तक सुनी है। एक दिन उर्मिला मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए, अभी तक तूने हमें कोई खुशखबरी नहीं दी। देख, जितना ज़्यादा देर करेगी ना बच्चा करने में, आगे चलकर तुझे ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुझे जल्दी ही बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर मोहिनी सोचने लगी, क्या माँ सुबह सुबह बच्चे का राग आलापने लगी? अगर मैंने बच्चा किया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चा भी तो करना ही है, कब तक इस बात को मैं टालती रहूँगी? अरे बहू, क्या सोच रही है? जो मैं कह रही हूँ सुन भी रही है क्या? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मैं कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाती हूँ। अगले दिन मोहिनी डॉक्टर के पास से घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। काजल और उर्मिला उसे देखकर कहती हैं, मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों लग रही हो? बहू, तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? जल्दी बता बहू, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ भाभी, डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हैं? यह क्या कह रही है बहू? ठीक से सारे चेकअप करवाए ना तूने? हाँ माँ, मैंने सब कुछ ठीक से करवाया। डॉक्टर ने 2-2 बार सारे चेकअप किए। मोहिनी, रो मत, अपना दिल छोटा मत कर। अरे जय भी तो तेरा बेटा है ना। काजल और उर्मिला मोहिनी को बहुत समझाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहिनी बहुत उदास रहती है। काजल हर समय मोहिनी को खुश रखने की कोशिश करती है। एक दिन मोहिनी काजल के पास आकर कहती है, भाभी, आपने मुझे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है। अगर मैं आपसे आज कुछ मांगूं तो आप दोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, बताओ क्या चाहिए? भाभी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपकी कोख में पले। मोहिनी, ये क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, ऐसा पॉसिबल है। मुझ जैसी जो बदनसीब औरतें माँ नहीं बन सकती, उनके लिए ये विज्ञान का चमत्कार है। सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक सरोगेट माँ दूसरे जोड़े या व्यक्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है, और भाभी मेरे लिए ये सिर्फ आप ही कर सकती हो। काजल मोहिनी की बात सुनकर सोच में पड़ गई। मोहिनी का पति प्रशांत भी अपनी भाभी को समझाने लगा। उसके बाद काजल ने फैसला लिया कि वो मोहिनी और प्रशांत के बच्चे को जन्म देगी। काजल उन दोनों के साथ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर चली गई। भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ। हाँ भाभी, अगर मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरे लिए ये सब नहीं करती जो आप कर रही हो। तुम दोनों फालतू में इमोशनल हो रहे हो। मुसीबत की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। काजल बहुत समझदार है और अपने देवर देवरानी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उनके बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। थोड़े दिनों बाद काजल प्रेग्नेंट हो गई। अब सभी घर वाले काजल का बहुत ध्यान रखने लगे। भाभी, अब आप घर का कोई भी काम नहीं करेगी
और जय को भी आज से मैं ही संभालूंगी। हाँ बहू, तू बस अपना ध्यान रख। और अब से ना तुझे रोज़ हेल्दी खाना खाना है, रोज़ फ्रूट्स खाने हैं, दूध पीना है। भाभी, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं उसका सख्ती से पालन करना होगा। अरे बस करो आप तीनों, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। आप तीनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। इस तरह से घर के सभी लोग काजल का बहुत ध्यान रखते, साथ ही नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह हंसी खुशी उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक दिन काजल अपना और अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी। उर्मिला ने ये देखा तो कहने लगी, अरे बहू, तू जाए और अपना सामान क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है बहू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रशांत, मोहिनी, जल्दी यहाँ आओ। माँ की आवाज़ सुनकर प्रशांत और मोहिनी दौड़ते हुए काजल के कमरे में आए। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? ये देख बहू, पता नहीं क्यों काजल घर छोड़कर जा रही है। क्या हुआ भाभी, आप घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? भाभी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या? काजल सबकी बात सुन रही थी लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस गुस्से में अपना सामान पैक किए जा रही थी। मोहिनी ने फिर से कहा, भाभी आप कम से कम ये तो सोचिए, आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, आप क्यों उसकी जान जोखिम में डालना चाहती हो? तुम्हारा बच्चा? क्या तुम सच में माँ बनना चाहती हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है, और ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। भाभी, सुबह सुबह भांग खा रही है क्या? ये हमारा बच्चा है। पूछो अपनी बीवी से, ये माँ बन सकती है, इसने हम सबसे झूठ बोला। आज सुबह मैं इसके कमरे में गई तो मुझे इसके हॉस्पिटल की कागज़ मिले जिसमें इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं डॉक्टर के पास गई और उससे पूछा तो उसने बताया कि मोहिनी माँ बन सकती है। मोहिनी, भाभी क्या बोल रही हैं? तुमने हम सबसे झूठ बोला। काजल की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उर्मिला ने कहा, बहू तेरी खामोशी सब बता रही है। अब तू ये बता कि तूने हम सबसे झूठ क्यों बोला? माँ जी, मैं बच्ची को जन्म देना नहीं चाहती थी क्योंकि बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाता, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला। मोहिनी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और मोहिनी को बहुत भला बुरा सुनाया। प्रशांत और उर्मिला ने काजल को जाने से रोक दिया। इसके बाद मोहिनी और काजल के बीच प्यार मानो खत्म ही हो गया। दोनों आपस में लड़ती रहती। भाभी की वजह से घर वालों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अगर भाभी को मेरी सच्चाई पता चल गई थी तो मुझसे अकेले में बात नहीं कर सकती थी क्या? दूसरी तरफ काजल भी यही सोचती है, अगर मोहिनी माँ नहीं बनना चाहती थी तो मुझसे बोल भी तो सकती थी। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये बच्चा तो मैं मोहिनी को कभी नहीं दूंगी। अब दोनों में बच्ची की वजह से लगभग रोज लड़ाई होती और घर के बाकी लोग उन दोनों की लड़ाई शांत कराने में लगे रहते। एक दिन मोहिनी बच्ची के लिए कुछ सामान लेकर आई और घर वालों को दिखाने लगी। देखिए, मैं आने वाले बच्चे के लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे कपड़े, ये बच्चों का पाउडर, ये क्रीम, साबुन और इतने सारे खिलौने। तुम्हारी लाई हुई कोई भी चीज़ मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। भाभी, इस बच्चे को बार बार अपना बोलना बंद कीजिए, ये बच्चा मेरा है। बच्चों को पालने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तुम तो बस अपना फिगर देखो, फिगर। एक बार तुम पर भरोसा कर लिया, अब आगे नहीं कर सकती। भाभी, अगर आप इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही ना तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और कोर्ट के द्वारा अपना बच्चा लूंगी। मोहिनी, कोर्ट वोट की धमकी तो तू मुझे देना ही मत। कोर्ट में मैं तेरा झूठ भी साबित कर दूंगी कि किस तरह तूने झूठ बोलकर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। भाभी, मोहिनी चुप हो जाओ। अरे बहुआ, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, क्यों घर की शांति भंग करने में लगी हो? काजल बहू, तू तो माँ बनने वाली है, तेरा इस तरह से बोलना ठीक नहीं। तू चुप हो जा बहू। उर्मिला और प्रशांत दोनों को चुप कराने में लगे हुए थे, लेकिन दोनों ही चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों वही देवरानी जेठानी हैं जो सगी बहनों की तरह प्यार से रहती थी। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए
कि इस बच्चे पर सबसे ज्यादा हक किसका है और ये बच्चा किसको मिलना चाहिए, देवरानी मोहिनी को या फिर जिठानी काजल को। गोमती नगर में सुनीता और उसका परिवार साथ में रहते थे। सुनीता को एक अच्छा दामाद तो मिल चुका था, बस अब एक अच्छी बहू की जरूरत थी। क्या माँ, अब तक कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? अरे क्या बताऊं, जो भी मिलती है सब खाने वाली मिलती है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई तो होगी जिसे ये सब खाना पसंद नहीं होगा। तू बता, तेरे ससुराल में तो ऐसी कोई विस्फोटक चीज नहीं आती है ना? नहीं नहीं माँ, शुभ शुभ बोलो। वैसे भी मेरा तोरी का ससुराल थोड़ी ना है। चल रखती हूँ, गेट पर कोई आया है शायद। सुनीता गेट खोलती है तो उसकी पड़ोसन बबीता और उसकी लड़की रानी हाथ में खाने का सामान लेकर खड़े थे। सुनीता देख, आज मैंने कुछ बनाया है। बनाते ही सोचा सबसे पहले तुझे खिलाऊं। अरे ऐसा भी कौन सा शेफ का कोर्स कर लिया तुमने? देख, मैंने टिंडे की चटनी और तोरी की मसालेदार सब्जी बनाई है। क्या? अरे दूर हटाओ इसे मेरे सामने से। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमें ये सब खिलाओगी? अरे तोरी की सब्जी है, कोई जहर नहीं है जो इतना नाटक कर रही है सुनीता। अरे खुद को पड़ोसी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल आती है, ये सोचकर कि इतने घटिया पड़ोसी कैसे हो सकते हैं मेरे। अगर पड़ोसी होती ना तो पता होता कि हमारे घर में तोरी, टिंडा, करेला, लौकी कभी नहीं आते। अरे जाओ जाओ सुनीता, नहीं आती होगी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी से इस तरह का व्यवहार करो। देखिए आंटी जी, पहली बात तो आपकी गलती है कि आप पड़ोस में रहकर भी कुछ नहीं जानती। बेटा, मैं कोई नॉन वेज लेकर नहीं आई। इस तरह का बर्ताव करना कौन सा सही है? अरे बबीता, तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं तो तुम्हारा पड़ोस में रहने का फायदा ही क्या? कल हम मर भी गए तो तुम्हें तो पता नहीं चलेगा कि हम कैसे मरे। इन्हें कहते हैं पड़ोसी, जिन्हें अकल ही नहीं है। मुंह उठाकर खाने को वो ले आए जो हमारे लिए कचरे से भी बुरा है। आप सबका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? लौकी, तोरी, टिंडा, करेले के नाम पर हैं? बबीता आंटी और रानी, आप अपनी ये सब्जी और चटनी उठाइए और यहां से चलते बनिए। आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? खाना चाहे कैसा भी हो, इस तरह से उसके लिए नहीं बोला जाता। ये खाना नहीं, हमारे लिए जहर और कचरा है। आपको खाने से तो नहीं रोक रहे ना हम लोग। जी, और अगली बार से इस बात का ध्यान रखें कि ये 4 सब्जी हमारे घर भूल से भी ना लाए। सुनीता और उसके परिवार को लोकेश के लिए एक लड़की मिलती है, प्रियंका। प्रियंका को पहले से ही ये बात पता थी कि लोकेश और उसके घर वाले तोरी, टिंडा, लौकी, करेला इन सबको नापसंद करते हैं। प्रियंका, मुझे तुम पसंद हो। मेरा बस एक ही सवाल है। जब मैं आपको पसंद हूँ तो सवाल कैसा? प्रियंका, मैं तुम्हें बस एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हें तोरी, लौकी, टिंडा, करेला इनमें से कोई सब्जी पसंद है? ये कौन सी सब्जी है? मैंने तो इन सब्जियों का कभी नाम भी नहीं सुना। सुनीता, रिश्ता पक्का कर दो। घर में बहू नहीं बेटी आ गई है, समझ लो। धन्यवाद हो ऊपर वाले का, मेरी इतनी बड़ी बात सुन ली उसने। मुझे तो कुछ नहीं कहना प्रियंका, तुमने जो कह दिया बस उसी से मेरा दिल भाग 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 हो गया। लोकेश और प्रियंका की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद प्रियंका एक सब्जी वाले से तोरी का दाम पूछ रही थी। तभी प्रियंका की सास सब्जी वाले की आवाज़ सुनती है। भाभी, तोरी तो 50 रुपये किलो है, आपको 40 लगा दूंगा, 1 किलो दे दूं। ऐ सब्जी वाले, तुम्हें किससे पूछा तोरी कितने की है जो बताना शुरू कर दिया? अरे माँ जी, जाने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया है। इस घर में कभी किसी ने ये लौकी, तोरी, करेला, टिंडा कभी खाया है क्या जो यहाँ बेचने चला आया? अरे रेट ही तो बता रहा है, मैं कौन सा खरीद लूंगी? सब्जी वाले, अगर मुझे तेरे ठेले पर दोबारा ये सब्जी दिख गई या ये सब्जियां लेकर तू मेरे घर के आसपास भी घुमा ना तो तेरा ये ठेला बंद करा दूंगी, समझा? अरे माँ जी, गरीब इंसान है, जाने दो। प्रियंका, उस सब्जी वाले की साइड लेना बंद करो और तुम भी ये बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है ना तो इन सब्जियों से दूर रहो। समय गुजरता है। प्रियंका हिम्मत जुटाकर अपनी सास से तोरी की सब्जी बनाने के लिए पूछती है। माँ जी, आज मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार तोरी बनाई जाए। मैं ना बहुत अच्छी तोरी बनाती हूँ। प्रियंका, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना हमारे घर में ये सब लाना और खाना मना है। नहीं नहीं माँ जी, बात तो ये थी कि बाहर सब बात कर रहे थे और मैंने भी ना यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख ली, इसी वजह से मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तुम्हें पता भी है ये तोरी, करेला कितने कड़वे होते हैं? इन्हें खा कर ना तुम्हारी जुबान भी कड़वी हो जाएगी। और घर की बहू कड़वी जुबान बोले ये अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा भी क्या है? इतनी अच्छी सब्जियां हैं, इनसे इतनी अच्छी डिशेस बनती है,
इन लोगों ने कुछ खाया तो है नहीं, बस उनकी बुराई करते रहते हैं। मैं इस ससुराल को लौकी का ससुराल ना बना दूं तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं। अब भूत बनकर यहाँ खड़ी रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? क्यों नहीं माँ जी, मैंने ना एक नुराई सैंडविच सीखी थी, बहुत चटपटी होती है, आज आपको वही खिलाती हूँ। प्रियंका तोरी से नुराई सैंडविच बनाती है और घर में सबको खिलाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। अरे सुनीता जी है क्या घर पर? बबीता, आओ आओ अंदर आओ। मेरी बहू प्रियंका ने आज एक नई टर्किश नुराई सैंडविच बनाकर खिलाई है, तुम भी खाकर देखो। क्या बात है सुनीता, ये सैंडविच तो बहुत ही लाजवाब और टेस्ट से भरपूर है। तुम्हारे बहू के हाथ पे तो जादू है भाई। अरे इसे तो अफगानी डिशें भी बनानी आती है। प्रियंका, तुम्हारे खाने का जवाब नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने कहाँ से बनाना सीखा? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर कुछ दिनों में तुम्हारी ननद रेखा और मेरे दामाद राम आ रहे हैं। तुम चटपटा इतना अच्छा बनाती हो तो मीठा तो और भी अच्छा बना लेती होगी। पर याद रहे, रेखा और राम जी को भी लौकी, टिंडा, करेला, तोरी इन सब से नफरत है। अरे नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ, और इन सब्जियों को बनाना तो दूर, मैं तो इनका नाम भी नहीं लूँगी। प्रियंका सोचती है कि सुबह उठकर फ्रिज तो मैं ही खोलती हूँ और किचन में तो पहले मैं ही जाती हूँ, इसलिए तोरी और टिंडे को फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह होते ही प्रियंका और घर के लोगों को जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? ये किसने किया? ये किसने रखा मेरे फ्रिज में ये सामान? अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इतने घबराई हुई क्यों? भूत देख लिया है क्या? प्रियंका, सच सच बताइए, तेरा काम तो नहीं है ना? माँ, जब तक तुम नहीं बताओगी कि क्या हुआ है, कोई कैसे जवाब देगा? मेरे फ्रिज में मैंने तोरी और टिंडा रखा देखा है। तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी देख लो, जाओ। मैं देखती हूँ माँ जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रुको, मैं देखता हूँ। माँ, प्रियंका सही कह रही है, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं। कल वैसे भी मोहल्ले में लोग बात ही कर रहे थे, और आजकल टिंडा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। माँ, आज तो दीदी आने वाली है और आप उनके बारे में ही सोच रहे होंगे, इसलिए आपने इतना बुरा सपना देख लिया। अरे कभी गलती से भी टिंडा नहीं बन सकता इस घर में। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने फ्रिज खोला तो मैंने वहां पे टिंडा देखा, पर जब तुम लोगों ने खोला तो वहां पे कुछ नहीं था। कोई बात नहीं माँ जी, बुरा सपना समझकर भूल जाइए सब कुछ। जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए, दीदी आने वाली है। हो सकता है मैंने सपना ही देखा हो। बेटा, तुम मीठा बनाने की तैयारी करो, मैं घर सही कर लेती हूँ। प्रियंका बड़ी मुश्किल से फ्रिज से टिंडा और तोरी छुपाती है। प्रियंका तोरी से हलवा बनाती है और अपनी सास से जाकर कहती है, माँ जी, आज मैंने एक नई मीठी डिश बनाई है, अफगानी हलवा। ठीक है, पहले मुझे टेस्ट करा दे। अगर मुझे पसंद आया तो तू अपनी ननद को भी खिला देना। अरे आपको तो बहुत पसंद आएगा। वैसे भी ना ये अफगान की रेसिपी है, इसलिए इसका नाम अफगानी हलवा है। वाह वाह प्रिया, वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट, इतना बेहतरीन, 5 स्टार रेस्टोरेंट भी फेल है तुम्हारे हलवे के आगे। मैं भी देखती हूँ अब कौन रोकता है मुझे आप सबको ये सब्जियां खिलाने से। रेखा और राम घर पहुंच जाते हैं। सुनीता सबको अफगानी हलवा सर्व करने के लिए कहती है। अफगानी हलवा खाती ही, क्या बात है भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आखिर किस चीज़ का हलवा ये? मुझे भी इसकी रेसिपी बताओ ना। असल में ना ये अफगानी हलवा है और इसमें जो जो पड़ता है उनके नाम भी ना थोड़े आड़े टेढ़े हैं, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहते। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई हूँ ना, जब आप दोबारा बनाएंगे ना तब मैं सीख लूँगी। रेखा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बोली। अपनी भाभी से सीखो, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे बस बस, अब सब आराम कर लो, या फिर यहीं गप्पे मारने का विचार है? दीदी इतने दिनों बाद आई हैं, उनका मन लगता होगा यहाँ। थोड़ी देर बात कर लेंगे, फिर सब चले जाएंगे आराम करने। शाम के समय प्रियंका लौकी से पनीर बनाकर, उसकी सब्जी बनाकर, उसको काबुली कोफ्ते का नाम देकर सबको खिलाने बिठा देती है। ये सब उसकी ननद रेखा देख लेती है। अरे रेखा, तुम भी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती तो क्या बात थी। ये खाना खाकर मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। बहू, अब इस सब्जी का क्या नाम है? हाँ, पापा जी, ये ना टर्किश डिश है, इसे काबुली कोफ्ते बोलते हैं। सच कहूँ प्रियंका, तुम्हारे हाथ में खुद अन्नपूर्णा माता है, इसलिए तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इतना स्वादिष्ट के खाकर पेट भरता है पर मन नहीं भरता। भाभी, मुझे आपसे कुछ काम है, ज़रा मेरे साथ किचन में चलेंगी?
हाँ हाँ दीदी बताइए क्या हुआ, चलिए चलते हैं किचन में। मैं सब समझती हूँ भाभी, आप क्या कर रही हो घर पर। दीदी किसी को कुछ बताइएगा नहीं, बहुत ड्रामा हो जाएगा घर में। अभी तो सब खाना खाए भी नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे ये लोग। भाभी करूँगी तो मैं वही जो आप बोलेंगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। दीदी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं। भाभी इतनी बड़ी राज की बात छुपाऊंगी तो कुछ वजन चाहिए ना मेरी जुबान के लिए। दीदी आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी। ठीक है भाभी, मुझे 2 हीरो का हार चाहिए और 1 हीरे की अंगूठी। दीदी मैं कमाती नहीं हूँ जो मैं आपको हीरे का हार और अंगूठी दे सकूं। मैं आपको साड़ियाँ दिलवा सकती हूँ। 2 साड़ी से होठों पे ऐसी बात कैसे दबाऊंगी मैं। दीदी इस बार मैनेज कर लीजिए ना, मैं आपको 2 न्यू ब्रांडेड साड़ियाँ दिलवाऊंगी। रेखा की विदाई का वक्त होता है। प्रियंका रेखा को वादे के अनुसार 2 ब्रांडेड साड़ियाँ देती हैं। अरे प्रियंका, ये इतनी महंगी महंगी 2 साड़ियाँ क्यों दे रही हो रेखा को? माँ जी, दीदी को साड़ियाँ पसंद है, फिर उनका हक भी तो बनता है। एक साड़ी में क्या होगा। प्रियंका, जब भी रेखा आती है हम विदाई में उसे एक ही साड़ी देते हैं, 2 साड़ियाँ देने का कोई मतलब नहीं है बेटा। माँ जी मेरी एक ही तो ननद है, वो भी इतनी प्यारी, कम से कम 2 साड़ी का हक तो उनका बनता ही है। अभी तो 2 साड़ियाँ ही ली है, भाभी को इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगी। बिल्कुल दीदी, अभी तो 2 साड़ियों में काम चला लीजिए, बाकी आप मुझसे आगे ले लीजिएगा। ठीक है भाभी, अभी तो मैंने माफ़ किया। आप जो भी काम कर रही हो ना, मेरे घर वालों की भलाई के लिए कर रही हो, और ये बात मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच दीदी समझने के लिए। भाभी लेकिन मैं आपके साथ रह रही होती ना तो आपकी सारी पोल खोल कर रख देती। ननद के होते हुए घर में इतनी शांति तो पॉसिबल ही नहीं। रेखा अपने ससुराल चली जाती है। प्रियंका अब भी सबको लौकी, टिंडा, तोरी और करेला से नई नई डिश बनाकर खिलाती रहती है। एक दिन प्रियंका की सास की दोस्त आती है। अरे कितने दिनों बाद मिलना हुआ, लेकिन मैं ना तुम दोनों से नाराज़ हूँ। हम जानते हैं तुम हमसे नाराज़ हो, पर क्या करे, काम इतना ज़रूरी था कि मौका ही नहीं लगाने का। लेकिन अब तो आ गए ना, अब अपनी बहू से तो मिलवा दो। प्रियंका ज़रा नीचे आना, मेरे बचपन की सहेलियाँ आई हैं तुमसे मिलने। नमस्ते आंटी जी। देखिए हाल चाल तो चाय के साथ भी लिया जा सकता है, इसलिए पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तुम्हारी सास के मुंह से सुनते सुनते थक गए कि तुम एक से बढ़कर एक बढ़िया डिश बनाती हो। तुम्हारे हाथ में जादू है। आज हमारा भी मौका लगा है, आज तो हम भी खाकर देखेंगे तुम्हारे हाथ का जादू। पर प्रियंका, हम सहेलियों की पसंद भी ना एक जैसी ही है। ये तोरी, लौकी, टिंडे, करेले ये सब हम नहीं खाते। जैसा परिवार है वैसे ही दोस्त बना रखे हैं। इन्हें तो आज करेला सैंडविच और टिंडे की चटनी खिलाऊंगी मैं। क्या सोचने लगी? बस यही कि कौन सी अफगानी ब्रेड और टर्किश चटनी खिलाऊं आप लोगों को। जो तुम्हें सबसे बेस्ट बनानी आती हो बेटा। जी जी बिल्कुल। मैं यूं गई और यूं आई, तब तक आप सब गप्पे मारो। सुनीता, तेरी बहू के संस्कार बहुत अच्छे हैं। संस्कार के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अरे मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। प्रियंका फिर एक बार सबको करेला और टिंडा खिलाने में सफल हो जाती है। निर्मला, तूने सच्ची कहा था, तेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब से ये इस घर में आई है ना, न जाने इसने कितनी सारी नई डिश खिलाई है। आंटी मैं जानता हूँ आप लोगों का पेट भर गया होगा पर मन नहीं भरा होगा। जितना अच्छा ये खाना बनाती है, मेरा तो मन होता है मैं यहीं रह जाऊं। अकेले तो तू रह नहीं सकती सुधा, यहाँ रहूंगी तो मैं भी साथ में। अच्छा चलो, तुम लोग बता भी दो, अब तुम लोग सफ़र में क्या लेकर जाओगे? मेरी बहू बना कर दे देगी तुम्हें। अरे नहीं नहीं, इतना भी परेशान नहीं करना बहू कि अगली बार हम आए तो हमें तोरी और टिंडा खिलाए। सुनीता, निर्मला, तुम लोग ज़्यादा बोलोगे ना तो ये टिंडा, लौकी, तोरी नहीं खिलाएगी, करेली खिलाएगी। मेरी बहू को ये बनाने ही नहीं आते। खैर मजाक की बात छोड़ो, और अब बता भी तो क्या खाना है? बहू अपने आप ही कुछ बना देगी, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता। अरे आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? मैं किसी को लौकी करेला ये सब नहीं खिलाऊंगी। मैं तो सिर्फ सबको अफगानी डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। सुनीता, एक बात कहूँ, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तुझे इतनी सेवा करने वाली बहू मिली। तेरी बहू ने भी इसी तरीके से घर संभाल रखा है कि तुझे रेखा की याद भी नहीं आने देती होगी। आंटी जी मेरी वाइफ है, अच्छी तो होगी।
अच्छा, और किसने पसंद किया है बहू को, जरा ये भी बता दो। हाँ, माँ से तेज हो रहे हो बेटा। रुक, अभी बहू से बोल कर तेरे को करेले खिलवाती हूँ। मेरी पत्नी को करेले बनाने नहीं आते। चलो भगवान करे तुम लोगों का परिवार ऐसे ही हंसता खेलता खुश रहे। बिल्कुल। प्रियंका, नाश्ता पैक करके दे दो, आंटी का समय हो रहा है जाने का। प्रियंका ने फिर नाश्ते में तोरी के पकोड़े, टिंडे की भुजिया और लौकी की बर्फी बनाकर सबके लिए पैक कर दी। प्रियंका, क्या पैक किया है? एक मीठा एक चटपटा तो रखा है ना? जी जी, मैंने शाही नमकीन पकौड़ा, अफगानी फिरनी और बुरानी भंजन यानी भुजिया पैक कर दिया है। थैंक यू बेटा, ऐसे ही हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहो। इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाकर तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। और थैंक गॉड कि तुम ये सब टिंडे, लौकी, तौरी की सब्जियां नहीं बनाती। अगर प्रियंका ये सब बनाती तो इस घर में होती ही नहीं। और फिर ये सुनीता भवन नहीं, तोरी का ससुराल होता। चलिए चलिए, आप लोग भी अपना नाश्ता कर लीजिए, फिर आंटी जी को छोड़ने भी तो जाना होगा। प्रियंका मन ही मन मुस्कुराकर आंख मारती है और कहती है, बना ही दिया ना तोरी का ससुराल। आप सब बच के कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ लौकी, तोरी, टिंडा, करेले की अफगानी और टर्किश डिश पाएंगे। प्रेम नगर में विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। विनोद को अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश थी। अरे सुनिए, आपकी बहू ढूंढने की तलाश अब खत्म होने वाली है। मुझे पता है, तुम्हें भी रीमा पसंद आ गई है ना? सिर्फ मुझे ही नहीं, आपके बेटे को भी बहुत पसंद है। पापा मम्मी फिर किस बात की देरी कर रहे हैं? जल्दी से भैया की शादी कराओ ना, मुझे तो बहुत सारा डांस करना है और शॉपिंग भी। अरे चुप कर, जब देखो बंदरिया की तरह उछलती रहती है। हाँ, मैं बंदरिया। जब तेरे जूते चोरी होंगे ना तो उन्हें बचाने वाली मैं ही रहूंगी। अरे नहीं बचाएगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? अभी तो 10 रुपये देने में तेरी हालत खराब हो जाती है। जूते चोरी होंगे ना तो 10,000 देने पड़ेंगे। मुझे तो 10 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, उसके तो कोई बैन ही नहीं है, तो मेरे जूते कौन चुराएगा? अरे वाह कंजूस, तूने तो सब पता कर रखा है। हाँ, छोटे लाल मुंह वाली बंदरिया। चिढ़ा ले, जिस दिन भाभी आएगी ना फिर सारे बदले एक साथ लूंगी। दोनों परिवार की सहमति से नरेश और रीमा की शादी हो जाती है। विदाई के बाद रीमा बहुत रोती है। रीमा अब बस भी करो, कितना रोगी? हर लड़की की विदाई होती है ना। नहीं, मम्मी की याद आ रही है। अरे मैं समझ रहा हूँ, पर तुम्हारा मायका कौन सा इतना दूर है? वो बात ठीक है, पर मम्मी पापा साथ में तो नहीं है ना। अरे रीमा, यही रीति रिवाज है, हर लड़की को शादी के बाद अपना मायका छोड़ना पड़ता है। लड़के कितने लकी होते हैं, उन्हें अपना घर भी नहीं बदलना पड़ता। रीमा देखो, तुम ऐसे रोओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज रोना बंद कर दो। आपके लिए ये बातें कहना आसान है, मेरे लिए ये सब करना कितना मुश्किल है पता भी है। अरे पर तुम आखिर मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि एक लड़की अपने परिवार के बिना कैसे रह सकती है। 2 दिन गुजर जाते हैं पर रीमा का रोना तो बंद ही नहीं होता। रीमा काम तो सारा कर लेती थी पर रोना बंद नहीं करती थी। देखो रीमा, मैं समझ सकती हूँ घर छोड़ना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। दीदी, घर वालों की बहुत याद आती है। रीमा, तुम्हें क्या लगता है ये घर मेरा है? नहीं रे भाई, ये घर मेरा नहीं है, मुझे भी तो आने वाले समय में घर छोड़ना पड़ेगा ना। दीदी, फिर आप कैसे रहेंगे? अरे ये रिवाज है रीमा, लड़कियों को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। अगर तुम्हारी तरह सब रोएंगे तो कोई माँ बाप अपनी लड़की की शादी ही नहीं करेंगे। पर दीदी, देखो रीमा, रोने से तुम्हारा ही नुकसान है। तुम रोगी तो तुम्हारे पति की इज्जत कम होगी। लोग बोलेंगे कि नरेश तुम्हें परेशान करता है और तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हें रुलाते हैं। दीदी, मैं जानबूझकर नहीं रो रही हूँ। रीमा, अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारे माँ बाप को भी बहुत बुरा लगेगा। वो लोग तो बस यही बात सोच सोच कर परेशान होंगे ना कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी कहीं गलत जगह तो नहीं कर दी। इस उम्र में उन्हें परेशान मत करो, रोना बंद कर दो ना रीमा। तुम्हें यहाँ सब प्यार करते हैं, तुम घर का सारा काम करती हो, तुमसे किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। बस तुम्हारा हर वक्त इस तरह उदास रहना, रोना हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तुम्हारे साथ हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी रीमा को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपना रोना जारी ही रखती है। रीमा के रोने धोने से उसके ससुराल वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
बेटा जिस तरह से ये रो रो कर घर के सारे काम करती है ना, ये तरीका गलत है। घर की लक्ष्मी रोएगी तो हमें पाप पड़ेगा। माँ मैं तो हार गया इस बात को समझाते समझाते। बस अपने घर वालों को याद करती है और रोती रहती है। खाना बनाती है, बर्तन धोती है, घर के सारे काम कर लेती है। इतनी अच्छी बहू है, नसीब वालों को ऐसी बहू मिलती है। लेकिन इसके रोने से मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचती है। बस मेरी बहू रोना बंद कर दे। मोना, इसका तो मायका भी इतना करीब है। अगर इसे इतनी ज़्यादा याद आती है तो मिलकर आ सकती है अपने घर वालों से। वही तो, कौन सा इसे 7 समंदर पार जाना है। हमने भी तो इसे रोका नहीं। घर जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसा करो, इसे कुछ दिन के लिए इसके मायके ही छोड़ दो। वहाँ रहेगी तो मन लगा रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद उसे वापस ले आएंगे। माँ ये बात गलत है। कल मेरी भी शादी होगी तो मैं भी तो घर छोड़कर जाऊंगी ना। ज्योति तू समझदार है। माँ एहसास तो वही होगा ना। इस तरह भेजने से दोनों घरों की बदनामी होगी। किस बात की बदनामी और क्यों होगी बदनामी? भाई तुम अभी भाभी को घर भेजोगे तो यहाँ सब सोचेंगे अभी शादी की और न जाने क्यों लड़की को घर भेज दिया। और लड़की अपने घर जाएगी तो वहाँ सब बातें बनाएंगी कि न जाने लड़की में क्या कमी है जो ससुराल वालों ने शादी के तुरंत बाद उसे घर वापस भेज दिया। नरेश तेरी बहन की बातें तो बिल्कुल सही है। लोगों को ना वैसे भी बस बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। माँ हमारे पास एक ही रास्ता है। देख बेटा, अगर उस रास्ते से रीमा रोना बंद कर दे तो हम वो रास्ता अपना लेंगे। एक काम करते हैं, पूरा परिवार रीमा के घर रहने चलते हैं। हाँ भाई ये काम कर सकते हैं हम। मोना और पूरा परिवार आपस में बात करके ये तय करता है कि सब रीमा के मायके जाकर रहेंगे। रीमा, तुम्हें रोता हुआ देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम तुम्हारे घर जाकर रहेंगे तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। थैंक यू सो मच नरेश, आपने तो मेरी खुशियाँ एक पल में दुगनी कर दी। देखिए जी, हमारी बहू को हमने पहली बार खुश होते देखा है। कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ मोना, जब से शादी हुई थी हम तो बस इसे रोता हुआ देखकर परेशान रहते थे। आज इसे हंसता हुआ देखकर दिल को बहुत तसल्ली हुई। नरेश और रीमा दोनों के परिवार ही काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर रीमा के घर सब चीज़ मॉड्यूलर थी। नरेश के घर में वो सारी चीज़ नॉर्मल और नेचुरल थी। अब सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस समझे जी, अपनी बहू का मुस्कुराता चेहरा देखते देखते रास्ते का पता ही नहीं चला। मैं समझी नहीं भाई साहब। अरे शादी हुई है तब से बस आप लोगों को याद करके रोती रहती है। हमने तो कल पहली बार उसे हंसता हुआ देखा है। रीमा ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम रोती क्यों रहती हो पूरे दिन ससुराल में? मम्मी जी, इसे आपकी याद आती रहती है। आपके बिना ये रह नहीं पाती। बेटा रीमा, ससुराल में तो सबको रहना पड़ता है। लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है। सारी बात यही कर लोगी। समधी जी और पूरे परिवार को घर में तो ले आओ। अरे माफ़ कीजिएगा, बातों में मैं भूल ही गई। रीमा के ससुराल वालों को उसके मायके रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है। रीमा की सास को एहसास होता है कि कब तक रीमा और उसकी माँ उन लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। मोना रसोई में अपने लिए चाय बनाने जाती है। अरे लाइटर कहाँ रखा है इनके घर में? मिल ही नहीं रहा, कहाँ ढूंढूं? क्या हुआ बहन जी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे मुझे चाय पीने का मन हो रहा था इसलिए रसोई में आ गई। ठीक है बना लीजिए, सारा सामान रसोई में ही रखा है। मुझे ना लाइटर नहीं मिल रहा, गैस कैसे जलाऊं? लाइटर? बहन जी किस ज़माने में रहते हैं आप लोग? लाइटर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मॉड्यूलर किचन है। आप गैस की नॉब ओपन करिए, अपने आप गैस जल जाएगी। रीमा ये सब देख लेती है, उसे बुरा भी लगता है। वो किचन से निकलकर हॉल की तरफ जाती है। अरे समझी जी सुनिए ना, मैंने टीवी ऑन कर दिया है फिर भी टीवी में कुछ आ क्यों नहीं रहा? जियो टीवी लगाइए, रिमोट पे लिखा होगा। ये एंड्रॉयड टीवी है, ये फ़ोन से कनेक्ट होकर चल जाता है। आपको टीवी के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? असल में हमारे यहाँ ना डिश वाली टीवी लगी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कौन से बाबा आदम के ज़माने में रह रहे हैं समधी जी? रिमोट पे टिप टिप करना बंद करिए, डायरेक्ट चलाइए फ़ोन से। अरे समधी जी, आप ही जियो टीवी लगा दीजिए ना ज़रा। आपने तो एक कहावत सच्ची कर दी, बंदर गया जाने अदरक का स्वाद। रीमा को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रीमा के ससुराल वालों को हर बात पर उसके मायके वालों से सब कुछ पूछना पड़ता है और उसे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। न जाने इनके घर कोई बर्तन धोने वाला है भी या नहीं। एक काम करती हूँ, अपने बर्तन मैं खुद ही धो लेती हूँ ताकि मेरे झूठे बर्तन किसी और को धोने ना पड़े। ज्योति बेटा, तुम यहाँ रसोई में बर्तन क्यों धो रही हो? वो मैंने कभी किसी बर्तन धोने वाले को आते जाते देखा नहीं, और हमें रहते हुए इतना वक्त हो गया तो अच्छा नहीं लगता ना सारे काम आप लोग ही करें।
राकेश ज्योति से बिना कुछ बोले ही बहुत तेज हंसते हुए रसोई से चला जाता है। रीमा अपने पापा को उसकी माँ के पास जाता हुआ देख लेती है और वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। लता एक बात बताओ, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको इतनी हंसी आ रही है? हमारी बेटी के ससुराल वाले बिल्कुल ही जोकर है। रीमा की ननद रसोई में बर्तन धो रही थी, अब उन्हें जाकर समझाओ कि हमारे यहाँ डिश वॉशर लगा है। तो आपने ज्योति को कुछ कहा नहीं? हंसते हुए यहाँ चले आए। अरे लता, तुम ही इन जोकरों को संभालो, मेरे बस की बात ना है। रीमा मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वालों को चाहे कुछ आता हो या ना, पर इस तरह से उनका मजाक बनाना गलत है। मेरे घर वाले कितने गलत है। एक तरफ मेरे ससुराल वाले बिना कुछ सोचे समझे मेरी खुशी के लिए यहाँ आ गए, वहीं मेरे घर वाले उनसे इस तरह का सलूक कर रहे हैं। भाभी क्या सोच रही है? मुझे कुछ सामान मंगाना है, मुझे यहाँ के बाज़ार भी नहीं पता, क्या आप जाकर मेरे लिए ला सकती हैं? दीदी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी जाकर लाती हूँ। रीमा ज्योति के बताए हुए सामान की लिस्ट बना लेती है और घर से बाहर निकलती है। अरे रीमा, कहाँ जा रही हो? वो मेरी ननद को कुछ सामान चाहिए था, वही लेने जा रही हूँ। कैसे ननद है तुम्हारी, खुद जाकर अपना सामान नहीं ला सकती? वो दीदी को इधर की साइड की मार्केट की जानकारी नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही ले आऊँ। रीमा, कैसे ससुराल वाले हैं तेरे, इतने समय से तेरे मायके में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती ने? ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी वजह से आए हैं। अरे रहने दे, वो दिख रहा है खाना पीना हराम का खाते हैं, ऊपर से तेरी ननद तुझ पे यहाँ बैठे बैठे हुक्म चला रही है। अरे नहीं नहीं, मम्मी रहने दो ना, तुम क्या बोल रही हो? इसकी ससुराल वालों का तो कितना सही है, आराम से इसके मायके में बैठ के हुक्म भी चलाते हैं और रोटियां भी तोड़ते हैं। अरे खुद तो घर जमाई बनकर बैठा है ठाट से, और लड़की को भी नौकरानी बनाकर रखा है। माँ, मेरे लिए ना देख समझ के लड़का ढूंढना, इसके पति जैसा नहीं जो मेरे घर में ऐश भी करे और मुझसे 10 काम भी करवाए। मुझे तो लगता है लड़की ही बेवकूफ़ है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी ऐश भी है, कैश भी है, ये तो ना रानी रहेगी ना नौकरानी, खुद ही फंसा लिया इसने खुद को। सही कह रही है मम्मी, लड़का भी तेज, उसकी माँ भी तेज, बाप भी तेज, और ये है हमारी पड़ोसन बेवकूफ़, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। रीमा अब हर जगह उसके ससुराल वालों की बुराई देखकर बहुत हर्ट हो जाती है। रीमा अपनी सोच में बाथरूम में पानी भर के बाल्टी रखना भूल जाती है। अरे आज तो पानी की बाल्टी भी नहीं है, कहीं कोई नल स्विच कुछ नहीं दिख रहा, नहाऊंगी कैसे, घर पे कोई दिख भी नहीं रहा। आंटी क्या ढूंढ रही है आप? अब बेटा मुझे नहाना था, बाथरूम में बाल्टी और मग नहीं रखा आज, और मुझे पता नहीं कि यहाँ पानी कैसे आएगा, कैसे तुम लोग कैसे नहाते हो? आंटी हम लोग नहीं नहाते। आपको लगता है कि हम लोग नहाते होंगे? हम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ये टॉवल गीला करते हैं, खुद को पोंछते हैं, हमारा नहाना हो गया। अरे बेटा क्या तुम सच बोल रहे हो? तो आपको मेरी बात मजाक लग रही है क्या? हमारे लिए सबसे अच्छा वक्त तो बरसात का मौसम होता है। जैसे ही बारिश होती है हम सब छत पर जाकर आराम से नहाते हैं, फिर नीचे आकर खुद को पोंछ कर अपने काम पर लग जाते हैं। विवेक, ये क्या तरीका है? तुम मेरी मम्मी जी को किस तरीके से जवाब दे रहे हो? अरे दीदी, मुझे कुछ मत बोलो, 1 महीना हो गया इन लोगों को यहाँ रहते रहते, इन्हें कुछ तो आना चाहिए। अगर इन्हें नहीं आता तो तुम्हें बताने में क्या तकलीफ है? एक छोटी सी बात पूछी है उन्होंने, कोई पहाड़ नहीं मंगवाया तुमसे। एक स्विच ऑन करने को बताने के लिए तुम्हें आफत आ रही है? दीदी, तुमने इन जोकरों से शादी की है, हमने नहीं। या तो तुम इन्हें संभालो या फिर हमसे उम्मीद मत करो। विवेक, तमीज से बात करो। अरे बेटा कोई बात नहीं, छोड़ दे, बच्चा है, शैतानी तो करते हैं बच्चे। मम्मी जी, शैतानी और बदतमीजी में फ़र्क होता है। बाथरूम के बाहर एक स्विच लगा है, उसको ऑन कर दीजिए, शावर चल जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं बाल्टी और मग रखना भूल गई थी। अरे बेटा इतनी सी बात के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम में इतनी बिजी रहती हो, भूल भी गई तो क्या हो गया। विवेक की बातें रीमा को बहुत गहरी चोट पहुंचाती हैं। रीमा विवेक की बातों से बाहर निकल ही पाती कि उसके घर में एक और किस्सा हो गया। अरे मैं आप लोगों के घर में अब और काम नहीं करेगी। अरे पर क्या हुआ अचानक, इतने साल से तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। आप लोगों ने पता नहीं किसको अपने घर पर रखे लाए, ना अक्ल है ना कुछ पता है। धीरे धीरे बोलो और पहले ये बताओ हुआ क्या है। आज तुमने मरते मरते बची ली है साहिब। सब कुछ ठीक तो है बिमला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? किसी ने कुछ किया है क्या? नहीं, पर आज जब मैं फ्लावर वास की सफाई कर रही थी तो मेरे को बहुत तेज करंट लगा, मैं दूर जाकर गिरी। तुम्हें चोट तो नहीं आई? ठीक हो ना? मेरे को बस अब यहाँ काम नहीं करने का। जिन्हें अपने घर में रखे लाए ना, जब तक वो लोग रहेंगे तब तक मैं बिल्कुल काम नहीं करेगी।
तुम्हारी कोई गलती रही होगी, देख के नहीं कर रही होगी। ए दीदी, आप तो मेरा मुंह खुलवाई मत। मैं जो भी बोलेगी सच बोलेगी, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी कहना है साफ साफ बोलो, पहले अब बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। सच क्या है झूठ क्या है वो मुझे भी पता है। ऐसा है तो साफ सुन ले, अनपढ़ लोग हैं तेरे ससुराल वाले, अनपढ़। इलेक्ट्रिक बाज में पानी डालकर फूल रखा। मेरे को क्या, तुम सबको भी करंट लग सकता था। अगर कुछ आता जाता नहीं है तो कुछ करने की जरूरत क्या है। वैसे भी अपने बहू के ससुराल में रोटियां तोड़ रहे, कुछ आता जाता तो है नहीं इनको। दूसरों का काम बिगाड़ना, तुम पर हुक्म चलाना, इसके अलावा क्या आता है। हर छोटी छोटी चीज तो पूछ के करते, जो नहीं पूछते उसका हाल दिख रहा है। बस करो, तुम सब बेकार हो। तुम लोगों को पता भी है कि ये लोग आज इस घर में है क्यों? बिना कुछ सोचे समझे बस बोलते चले जा रहे हो। अरे नहीं पता क्यों है इस घर में, तू ही बता दे। जब से मेरी शादी हुई थी मैं बस रोती रहती थी। मुझे खुश देखने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा, यहाँ आकर रहने लगे। हमारे यहाँ सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी मॉड्यूलर नहीं है। ये लोग तुमसे पूछते थे तो तुम लोगों ने मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। एक तुम माँ बाप हो जिन्होंने मेरे ससुराल वालों का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और एक मेरे ससुराल वाले माँ बाप, उन्होंने मेरी एक हंसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी सज़ा मुझे मिल भी गई। लेकिन मैं अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं उनके साथ वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। रीमा अपनी गलती का पछतावा करते हुए अपने ससुराल वालों के साथ वापस अपने ससुराल लौट जाती है। रीमा सबसे वादा करती है कि वो अब कभी नहीं रोएगी और हंसती खेलती अपने ससुराल वालों के साथ रहेगी।